आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और उस यूनिट का नाम है कंबशन इन आईसी इंजन। तो जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, या हम अगर पहले बात करते हैं कि कंबशन होता क्या है, तो कंबशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इंजन सिलेंडर के अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सचर को फिल किया गया है उसको बर्न करते हैं। सो कंबशन इज ए प्रोसेस इन विच द बर्निंग ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर टेक्स प्लेस with the help of the spark plug. The overall phenomena is termed as the combustion. अब combustion के लिए हमको जो इनपुट देने होते हैं वो इनपुट होते हैं हमारे फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। हीट हम जनरेट करते हैं स्पार्क प्लग की मदद से। फ्यूल तो हमारा पेट्रोल, एयर के साथ मिक्स करते हैं तो एयर में जो कंपोनेंट हमको चाहिए वो ऑक्सीजन है, और स्पार्क प्लग से हम हीट को जनरेट करते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमको जो है कंबशन प्रोसेस मिलती है, और जो कंबस्ट गैसेस होती है वो हम एग्जॉस्ट के द्वारा उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये इंटरनल कंबशन इंजन की कंबशन प्रोसेस है। फ्यूल के केमिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद इस मैकेनिकल एनर्जी को यदि हम पावर प्लांट में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो इस मैकेनिकल एनर्जी को या मैकेनिकल वर्क को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और हमको इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन मिल जाता है। जब हमारा फ्यूल बर्न होता है तो फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है, फ्यूल इज़ ए केमिकल इन इटसेल्फ, तो फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उस हीट एनर्जी से हम लोग पावर डेवलप करते हैं इंजन के अंदर एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान और पावर स्ट्रोक के दौरान, और वो पावर हमको मैकेनिकल वर्क के रूप में मिलती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या व्हीकल के मूवमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो केमिकल एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है रेडिएंट और थर्मल फॉर्म में। रेडिएंट मीन्स लाइट एनर्जी, थर्मल मीन्स हीट एनर्जी। ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कंबशन की। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग समथिंग, किसी चीज़ की बर्निंग की प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। केमिस्ट्री के अनुसार रैपिड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सब्सटेंस विद ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग combustion is a chemical reaction in which certain elements of the fuel like hydrogen and carbon combine with oxygen, liberating and causing an increase in temperature of the gases. According to the thermodynamics, ये हमको डेफिनेशन दी गई है। कंबशन प्रोसेस है, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी दे रखी हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। कंबशन मिक्सचर दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। अगर मॉलिक्यूल सेम प्रॉपर्टी में है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजेनस। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हेट्रोजीनस। कंबशन इन एसआई इंजन।
हम जानते हैं कि कंबशन के लिए हमको इनटेक स्ट्रोक के दौरान, सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है वो हमको इंजन सिलेंडर के अंदर एंटर कराना होता है, और इंजन सिलेंडर के अंदर इनटेक वाल्व को ओपन करके ही हम अपने फ्यूल को एंटर करा सकते हैं इंजन सिलेंडर में, फ्यूल एयर मिक्सचर को। और फिर वो फ्यूल एयर मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेशन के दौरान जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क जनरेट की जाती है, और वो स्पार्क रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे फ्यूल एयर मिक्सचर के कंबशन के लिए, उसके बर्निंग के लिए। ठीक है, एक टर्बुलेंट फ्लेम डेवलप होती है, और उसके कारण क्या होता है कि अगर मान लो वो जो फ्लेम है, वो फ्लेम अगर हमारी जल्दी डेवलप हो जाती है, तो जल्दी डेवलप होने से क्या आशय है कि जो हमारा कंप्रेशन के दौरान बीडीसी से टीडीसी मूवमेंट है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक का जो मूवमेंट है हमारे पिस्टन का, फ्यूल एयर मिक्सचर को कंप्रेस करते हुए वो टीडीसी पर पहुंच भी नहीं पाएगा, टॉप डेड सेंटर तक पहुंच भी नहीं पाएगा, और उसके पहले ही स्पार्क प्लग अगर स्पार्क को जनरेट कर देता है तो जो कंबशन है वो हमारा जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, अर्ली कंबशन हो जाएगा। और कंबशन जल्दी होने से क्या होगा कि अगर पिस्टन हमारा टीडीसी पर नहीं पहुंचा, वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, तो जो कंबस्ट गैसेस डेवलप होंगी अर्ली कंबशन से, वो कंबस्ट गैसेस पिस्टन को फोर्सफुली मूव कराएंगी टीडीसी से बीडीसी की ओर, और हमारा एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। बिफोर द कंप्लीट traveling of the piston from the BDC to TDC in compression stroke, the combust gases will force, the pressure of the combust gases will force the piston to move towards the BDC again। और अगर ऐसा हुआ तो हमें फिर पावर लॉस मिलेगी। इन केस अगर हमारा जो स्पार्क है वो लेट जनरेट होता है, देरी से जनरेट होता है, तो क्या होगा कि पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान कंप्लीट कर लेगा ये अपना स्ट्रोक, और वहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक है एक्सपेंशन स्ट्रोक, वो स्टार्ट भी हो जाएगा। मींस हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा, और फिर अगर हमारी स्पार्क प्लग उस समय स्पार्क प्लग अगर हमारा स्पार्क जनरेट करेगा उस समय, तो क्या होगा कि ऑलरेडी हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव स्टार्ट कर चुका है, तो हमें अभी भी पावर लॉसेस मिलेंगे क्योंकि हमारा कंबशन लेट हो जाएगा। कंबशन लेट हो जाएगा तो पावर लॉस हो सकता है। तो जो स्पार्क प्लग से जो स्पार्क हमारी जनरेट हो रही है, वो जो मेंटेनेंस होता है वो इग्निशन लैग एक फेनोमेना होता है। उस फेनोमेना के कारण हमको एक कांस्टेंट और एक करेक्ट टाइम इंस्टेंट पर स्पार्क जनरेट होकर मिलता है। ठीक है, इग्निशन लैग क्या होता है कि जिस समय से स्पार्क जनरेट हुई और जिस समय हमको कंबशन मिला, ये जो टाइम इंटरवल है, जिस समय स्पार्क प्लग ने स्पार्क को जनरेट किया और जिस समय हमारे फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट हुई, बहुत कम सेकंड्स का ये अंतर होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को जनरेशन ऑफ द स्पार्क एंड इग्निशन ऑफ द फ्यूल, ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल को हम लोग बोलते हैं इग्निशन लैग। इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब कंबशन के लिए कुछ चीज़ें, कुछ कंडीशन ज़रूरी हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि एक तो इंजन सिलेंडर के अंदर जो मिक्सचर है वो हमारा कंबस्टिबल हो, मीन्स ज्वलनशील होना चाहिए। ठीक है, वरना हमको प्रॉपर कंबशन नहीं मिलेगा। प्लस हमारे पास में वो कंपोनेंट होना चाहिए जो कंबशन को इनिशिएट करे, और वो होता है स्पार्क प्लग। जो सेकंड आप देख रहे हैं वो स्पार्क प्लग है। तो स्पार्क प्लग रिस्पॉन्सिबल होता है स्पार्क को जनरेट करने के लिए, और वो जो स्पार्क होती है वो इनिशिएट करती है कंबशन को। एक स्टेबलाइज फ्लेम और उसका कांस्टेंट प्रोपोगेशन कंबशन चैम्बर के अंदर हाईली रिक्वायर्ड होता है। मीन्स जो फ्लेम जनरेट होती है, ठीक है,
वो फ्लेम स्टेबलाइज होना चाहिए, अनस्टेबलाइज नहीं चलेगी। और उसका जो प्रोपोगेशन है, मीन्स उसकी जो प्रोग्रेस है, वो उसकी कांस्टेंट होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, अदरवाइज हमको प्रॉपर कम्बशन नहीं। ये आपको फ्लेम भी दिखाई गई है। अब फ्लेम का जो प्रोपोगेशन होता है उस पर डिपेंड करता है हमारा कम्बशन रेट। ठीक है, अगर फ्लेम का प्रोपोगेशन प्रॉपर होगा तो जो कम्बशन रेट है वो भी हमारी प्रॉपर होगी, हाई होगी। और उसके लिए जो हमारी फ्लेम फ्रंट जो है, फ्लेम का जो फ्रंट पार्ट है उसका एक अच्छी स्पीड से अनबर्न फ्यूल के कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे जितनी स्पीड से जो हमारे फ्लेम का फ्रंट पार्ट है वो अनबर्न फ्यूल के कांटेक्ट में आएगा, फ्यूल हमारा प्रॉपर बर्न होता जाएगा। फ्यूल प्रॉपर बर्न होगा मीन्स हमको फ्यूल प्रोपोगेशन और फ्लेम प्रोपोगेशन प्रॉपर मिल रहा है, तो जो कम्बशन है वो हमारा प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, फ्लेम स्पीड भी मायने रखती है। फ्लेम की जो स्पीड होती है अगर वो स्लो हुई तो जो कम्बशन है वो भी हमारा स्लो होगा। कम्बशन अगर स्लो होगा तो जो प्रेशर डेवलप होना है कम्बस्ट गैसेस का इंजन सिलेंडर के अंदर वो भी हमारा लो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको पावर लॉस फिर से मिल सकता है। अगर हमारे मिक्सचर की बर्निंग रेट कम हुई तो फ्लेम स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर से पावर हमको कम मिलेगी अपने इंजन सिलेंडर के अंदर। ठीक है, फ्लेम स्पीड का हमको खास ख्याल रखना है। ये कुछ अलग अलग टाइप के फ्लेम्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें हमको एक रिलेशन दिया गया है कि जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लेम की स्पीड भी बढ़ेगी। ये प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ दिया गया है हमको, स्टेजेस ऑफ कम्बशन ये हमको बता रहा है एसआई इंजन के अंदर। और ये पी थीटा ग्राफ है, मींस प्रेशर टू क्रैंक एंगल डायग्राम है ये हमारा। तो ये हमको बता रहा है कि आप देख रहे हैं कि ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक है। ये जो आपको वर्टिकल एक्सिस दिख रही है, इस वर्टिकल एक्सिस पर हमने प्रेशर प्लॉट किया है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हमारा क्रैंक एंगल है। मीन्स जीरो, एक कंप्लीट रोटेशन जो क्रैंक का होता है वो 360 डिग्री का होता है। और 4 स्ट्रोक इंजन में हमको पर 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन के लिए एक स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 0 to 180 डिग्री के लिए हमको कॉम्प्रेशन स्ट्रोक मिलेगा। और नेक्स्ट 180 to 360 डिग्री, मतलब नेक्स्ट 180 डिग्री के लिए हमको एक्सपेंशन स्ट्रोक मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर 180 डिग्री तक हमको कॉम्प्रेशन स्ट्रोक मिल रहा है। उस कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के दौरान ये जो प्रेशर है ये हमारा कंटिन्यूसली राइज हो रहा है इंजन सिलेंडर के अंदर। ठीक है, ये हमारा प्रेशर हमारा राइज हो रहा है। अब ए से लेकर बी तक हमको कॉम्प्रेशन मिला। ये बी वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से थोड़े से पहले की कंडीशन है ये बी। और यहाँ पर हमारा स्पार्क जनरेट हुआ और बी से लेकर सी तक हमको कंबशन मिला है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और हमारा प्रेशर बढ़ा है बी से लेकर सी तक, क्योंकि कंबशन हुआ है इसीलिए बर्न गैसेस डेवलप हुई हैं, कंबस्ट गैसेस डेवलप हुई हैं। और जो हमारा प्रेशर था सिलेंडर के अंदर वो प्रेशर हमारा इंक्रीज हुआ है बी से लेकर सी तक। ए से लेकर बी कॉम्प्रेशन, बी से लेकर सी तक कंबशन ऑफ द फ्यूल, एंड सी से लेकर डी तक आपको मिलेगा एक्सपेंशन मीन्स पावर स्ट्रोक। सी से लेकर डी तक हमको मिल रहा है पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक के दौरान आप देख रहे हैं कि प्रेशर हमारा कम हो रहा है। अभी सी पर प्रेशर हमारा हाई है, आप डी पर जाएंगे तो ये प्रेशर हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है। तो अपन इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ठीक है, अब एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम जो होता है उस एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम के रिस्पेक्ट में जो हमारा प्रैक्टिकल इंडिकेटर डायग्राम होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग होता है। एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम में आपको, एक्चुअल डायग्राम में हमको एक्चुअल इंजन की जो प्रोसेस होती हैं
उसमें हम कई तरीके के लॉसेस को कंसीडर नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकली वो लॉसेस होते हैं, हीट लॉसेस होते हैं, रेडिएशन लॉसेस होते हैं, तो हम इनको कंसीडर करके चलते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर होता है एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम और प्रैक्टिकल इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, अब आप देखेंगे ये स्टेजेस ऑफ कंबशन है हमारे स्टेज। अब ग्राफ की तरफ अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो आप फिर से देखिए, ये वही डायग्राम है। जो वर्टिकल एक्सिस है वो प्रेशर है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर हमको क्रैंक के एंगल दिए गए हैं, जीरो से लेकर 180 डिग्री तक। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिए, आप ग्राफ के अंदर इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यह जो आपको ए से लेकर बी तक दिख रहा है पोजीशन, चलिए मैं उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ए से लेकर बी तक आप देखिए, ए से लेकर बी, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमको प्रोसेस मिलता है इग्निशन लेग का। इसे अपन इग्निशन लेग बोलते हैं। ए पर हमारा स्पार्क जनरेट होता है, और बी वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा कंबशन जो है फ्यूल का वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ए देखेंगे तो ये आप देखिए ज़रा, क्रैंक एंगल एक्सिस पर देखिए, ए के नीचे 20 लिखा है। मीन्स जो हमारा क्रैंक है जब वो हमारा 0 से 180 डिग्री पर जाता है, तो 180 डिग्री मीन्स जो हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक है 180 डिग्री का, वो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के खत्म होने के पहले ही, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक से थोड़ा सा खत्म होने के पहले ही हमारा स्पार्क जनरेट होता है, और क्रैंक के नेक्स्ट 12 डिग्री एंगल के लिए, या 12 डिग्री एंगल रोटेशन के बाद में हमारा कंबशन ऑफ द फ्यूल स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ पॉइंट बी। और पॉइंट बी से अगर आप देखेंगे तो हमको यहाँ पे प्रेशर में राइज भी मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा हमारा प्रेशर राइज होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लेम तो जनरेट हो ही जाती है, तो प्रेशर तो ए से बी में भी राइज हो रहा है, लेकिन आप बी से लेकर सी तक देखेंगे तो ये हमारा फ्लेम प्रोपोगेशन है। मीन्स जो फ्लेम है हमारा, वो फ्लेम हमारी प्रोपोगेट कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, फ्लेम बढ़ रही है अनबर्न फ्यूल को बर्न करने के लिए। तो प्रेशर भी राइज हो रहा है, टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। और सी वो पीक पॉइंट है जिस जगह पर हमको हाईएस्ट टेम्परेचर और प्रेशर इंजन सिलेंडर के अंदर प्राप्त हो रहा है। और सी के बाद में फिर हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है। मीन्स जो कंबस्ट गैसेज हैं अब वो अपना प्रेशर ट्रांसमिट करेंगी जो है पिस्टन हेड पर, और सी से लेकर डी तक हमको कॉम्प्रेशन स्ट्रोक मिलेगा। ठीक है, विद द लोअरिंग ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ठीक है, तो ये हमारे 3 फेज हो जाते हैं। तीसरा फेज हमारा आफ्टर बर्निंग है। आफ्टर बर्निंग मीन्स एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो अगर आपको ये इसका जो टेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ये हमको कलर डायग्राम दिया गया है हमारे 3 स्टेजेस का। तो पहला जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इग्निशन लेग स्टेज। मींस ए पर हमको स्पार्क जनरेट होता है, और बी पर हमको कंबशन प्रॉपरली मिल जाता है, और जो हमारा जो फ्लेम प्रोपोगेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर सेकंड फेज जो हमारा ग्रीन वाला हमको मिल रहा है वो बी से लेकर सी तक है। मीन्स ये फ्लेम का प्रोपोगेशन स्टेज है। यहाँ फ्लेम हमारी प्रोग्रेसिव फेज में है, अनबर्न फ्यूल की तरफ बढ़ रही है, और जैसे जैसे अनबर्न फ्यूल हमारा जलता जा रहा है वैसे वैसे हमारा प्रेशर और टेम्परेचर का राइज भी हो रहा है। वर्टिकल एक्सिस पर हमको राइज मिल रहा है। और सी हमारा पीक पॉइंट है जहाँ पर हमको प्रेशर टेम्परेचर हाईएस्ट मिलता है, तो क्योंकि वहाँ पर हमारा कंप्लीट फ्यूल का कंबशन हो जाता है। अब जो प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कैसे डेवलप हुई है इंजन के अंदर, उन्होंने अपना प्रेशर पिस्टन हेड को दिया, ट्रांसफ़र किया, और पिस्टन अब टीडीसी से बीडीसी की ओर नेक्स्ट 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन के लिए मूव करना स्टार्ट कर गया, जिसको ब्लू कलर का जो हमको जोन मिल रहा है थर्ड पॉइंट में, थर्ड ग्राफ में, तो ब्लू वाला जोन बता रहा है ये हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक है।
ठीक है। फिर ये इग्निशन लैग है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इग्निशन लैग वही टाइम इंटरवल है जिस जगह से हमारी स्पार्क जनरेट हो रही है और जिस टाइम इंस्टेंट पर हमको कंबशन मिल रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं हमारा इग्निशन लैग। ठीक है, आप देखिए कितना कम टाइम है, 0.00152 0.0002 2 मिली सेकेंड्स का। बहुत कम टाइम इंटरवल होता है ए और बी के बीच में। यहाँ ग्राफ पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है कितना ज़्यादा। अब ये फ्लेम प्रोपोगेशन स्टेज है बी से लेकर सी तक। इसमें हमारी जो फ्लेम है वो स्प्रेड होती है इंजन सिलेंडर के अंदर और हमारे अनबर्न फ्यूल को बर्न करती है, फ्रेश चार्ज को या अनबर्न मॉलिक्यूल जो हैं अपने फ्यूल के उनको बर्न करती है और साथ ही प्रेशर और टेम्परेचर भी राइज होता है। ठीक है, अब क्योंकि बहुत कम समय के लिए इंजन सिलेंडर और जो फ्यूल जिस समय बर्न होता है वो जो बर्निंग कंडीशन है फ्यूल की वो बहुत कम समय के लिए इंजन सिलेंडर के कांटेक्ट में आती है। तो इस वजह से जो हीट का ट्रांसफ़र जो है सिलेंडर वॉल को वो बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द फ्यूल गैसेस के द्वारा तो हो ही जाता है ट्रांसफ़र, पर वो जो समय है जिस समय फ्यूल का मॉलिक्यूल हमारा बर्न हो रहा है और वो सिलेंडर वॉल के कांटेक्ट में हो, ये टाइम इंटरवल भी बहुत कम होता है, इसीलिए जो हीट ट्रांसफ़र रेट है इस दौरान वो भी कम होती है। आफ्टर बर्निंग तो हमारा जो प्रेशर और टेम्परेचर है गैसेस का वो क्योंकि पिस्टन पर ट्रांसफ़र हो जाता है मैकेनिकल वर्क प्राप्त करने के लिए, तो जो कंबस्ट गैसेस का प्रेशर टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। फ्लेम वेलोसिटी भी हमारी जो है डिक्रीज़ हो जाती है और जो रेट ऑफ कंबशन है वो भी हमारा कम हो जाता है। ये आपको जो है स्टेजेस ऑफ कंबशन या आपको वाल्व का अरेंजमेंट दिया गया है। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है, स्पार्क प्लग है, एग्जॉस्ट वाल्व है, स्प्रिंग ऑपरेटेड वाल्व होते हैं ये, जो कि क्रैंक एंगल के से इसका रिलेशन होता है वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग का। ये भी एक ग्राफ दिया गया है, पी थीटा ग्राफ है। पी इज़ द प्रेशर इनसाइड द कंबशन चैम्बर एंड थीटा इज़ द रोटेशन एंगल ऑफ द क्रैंक। तीनों फेज इस ग्राफ में बताएं। येलो फेज है हमारा इग्निशन लैग, ग्रीन फेज है हमारा प्रोपोगेशन फेज, और जो आपका ब्लू वाला जो आपको एरिया दिख रहा है वो है हमारा आफ्टर बर्निंग या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक। ठीक है, हमारी मेन चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई हैं। एक नॉर्मल कंबशन भी होता है, एबनॉर्मल कंबशन भी होता है ऐसा इंजन के अंदर। अगर हमारी जो हमारी फ्लेम की ट्रेवलिंग है, फ्लेम का जो प्रोपोगेशन है वो अगर यूनिफॉर्म है तो वो नॉर्मल कंबशन माना जाता है इंजन सिलेंडर में। और अगर फ्यूल का प्रोपोगेशन हमारा एबनॉर्मल है मीन्स यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम इसको एबनॉर्मल कंबशन मानते हैं। ये हमारा बताया गया है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंबशन। फिर ये कुछ एबनॉर्मल कंबशन के अंदर भी टर्म होती है, प्री इग्निशन, नॉकिंग। ठीक है, डेफिनेशंस हैं, तो अगर ये हमारे सिलेबस में आता है तो हम इसको ज़रूर पढ़ लेंगे।
तो आज का लेक्चर हम यही अपना समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। थैंक यू वेरी मच।